अस्सलाम वालेकुम। हम तो यहाँ बैठे बैठे सूख गए थे, हमें लगा पता नहीं आज कितनी देर हो हम जाएगी। आज इंतजार में थे कि हम कब आएंगे, कब आपसे मिलेंगे। अच्छा जी, वीकेंड बहुत ही बिजी गुजरा कराची वालों के लिए और एक्चुअली हैदराबाद वालों के लिए भी, क्योंकि आखिरकार जो चीज़ नहीं हो रही थी ना बहुत अरसे से, और बदीन और दादू वाले के लिए भी, उन सारों के लिए भी। तो बल्दियाती इलेक्शन जिसका बहुत अरसे से जिक्र हो रहा था, कितनी बार, मतलब आप गेस करें कितनी बार ठट्ठा और सजावल और दीगर जहाँ जहाँ भी बल्दियाती इंतखाब फाइनली बिल आखिर हो गया है। अच्छा जी, कराची में बहुत सौ की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और बहुत से लोगों के मुताबिक अनएक्सपेक्टेड नताइज भी सामने आ रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब को लोग ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने 5:30 बजे ही ये ऐलान कर दिया था कि पीटीआई कराची में बल्दियाती इंतखाब जीत गई है और इमरान खान कराची के मेयर का ऐलान करेंगे। तो वो जो मेयर के उम्मीदवार थे वो अपनी ही यूसी हार गए हैं कराची में। जस्ट अ रिमाइंडर, आई गेस वो वजूहात भी जानने की कोशिश की जा रही हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आके इमरान इस्माइल साहब ने ये ट्वीट किया या ऐलान किया। लेकिन अब्दुल्ला, इट्स ओके, हर कोई स्टेटमेंट्स कुछ इस किस्म की ब्रवाडो टाइप जो होती हैं वो करते ही हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, कंप्लीट रिजल्ट्स तो अभी भी नहीं आए, लेकिन कुछ यूसीज के जो है वो नताइज सामने आना स्टार्ट हो गए। एक दफ़ा फिर आपको बता दें, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन आखिरकार कल हो गए हैं। और आखिरकार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कितनी बार ये पोस्टपोन हो चुके हैं। बल्कि वीकेंड पे जब हम ये शो कर रहे थे तो तब हम यही कह के निकले थे कि शायद इस बार भी ना हो, तो उस वक्त भी यही लग रहा था कि ये पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन आखिरकार अच्छा जी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। काफ़ी ताख़ीर से नताइज, एक्चुअली 9 घंटे की ताख़ीर से आना शुरू हुए, तो उस पर कुछ तशवीश है। लेकिन कराची की 246 यूनियन काउंसिलों में से अब तक सिर्फ 40 यूसीज के नताइज जारी किए गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट्स के मुताबिक 23 पर पीपल्स पार्टी कामयाब है, यानी कि लीड कर रही है। पीटीआई 11 नशस्तों पर कामयाब हुई है, उन्हें शुक्र करना चाहिए। जमात इस्लामी अभी तक तीसरे नंबर पर है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर देम, क्योंकि वो भी अपने तई मेयर कराची की कुर्सी पर बैठ चुके थे। कैन वी जस्ट पॉइंट आउट, क्योंकि किसी की अगर कैंपेनिंग नजर आ रही थी तो वो डेफिनेटली जमात इस्लामी की कैंपेनिंग थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हालिया चंद हफ्तों, चंद महीनों में अपनी सोशल मीडिया गेम पर्टिकुलरली ऐसे उठाई कि उसका असर भी शायद इन इंतखाबी नताइज पर हुआ है। और अच्छा, JUIF और TLP को एक नशिस्त मिली है, ये भी आपको बता दें। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद, दादू, मटियारी, जामशोरो, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्ठा और सजावल की ज़िला काउंसिलों में वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। और कराची में पोलिंग का अमल जो है मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। आपको बताएं, अलबत्ता ऑफ कोर्स आपको पता है कि थोड़ा सा ड्रामा हंगामा तो होना होता है, तो हंगामा राय के कुछ वाक़यात जो हैं वो देखने में आए। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाली MQM पाकिस्तान ने कम वोटिंग टर्नआउट को अपनी फतह जो है वो करार की। और क्या भी कह लें, मतलब कहने को तो कोई भी कह ले, लेकिन आपको पता ही है ना, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्या कहना था ये देख लें। अच्छा, पोलिंग मुकम्मल होते ही ये उन्होंने जो कहना था वो आपने बता ही दिया, तो एक ही बात है मेरा ख्याल है। फिर हम चाह रहे थे हम इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, कराची के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र दहाइयों से रखने वाले मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, अभी तक जो नताइज आए हैं, जमात इस्लामी अभी तक तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी इज़ लीडिंग विद PTI ऑन द सेकेंड स्लॉट। देखिए, जो नताइज हैं, वैसे तो जो आपने बताएं जो एक तरीके से अभी भी अनऑफिशियल हैं, लेकिन जो कल से ख़बरें चल रही हैं उसमें जमात इस्लामी लीड कर रही है और पीपल्स पार्टी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो कराची में लो टर्नआउट जो है वो पहले नंबर पर रहा, और क्योंकि ओवरऑल जो टर्नआउट था वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब इसकी कई वजूहत हैं। तो गैर यकीनी सूरत हाल है, बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल कराची के इलेक्शन के हवाले से ऐसी ही है जैसे रोहित हिलाल कमेटी के चांद के हवाले से रहती है कि दूसरे दिन ईद है कि रोज़ा है। तो अगर आप देखें ओवरऑल, अगर इलेक्शन देखें सिंध में, अगर पूरे ओवरऑल इलेक्शन देखें तो पीपल्स पार्टी बहुत वाज़े अक्सरियत नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी की। आप हैदराबाद देख लें, मीरपुर ख़ास देख लें, दीगर इवन अर्बन सिंध में
हैदराबाद में तो सियासी तारीख बदल दी है पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली। जी, यही अगर आप सूरत हाल देखें, और उसकी वजूहात भी बहुत वाज़ेह हैं। देखिए, जमात इस्लामी अगर कराची से जीतती है, अभी तो हम बिल्कुल, और ये इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवालिया निशान है, और बारहा ये बात मैं खुद भी कहता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उसका एक बहुत हद तक ताल्लुक कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं इंतज़ामिया के ऊपर, जो उनके अपना अमला नहीं होता। स्कूल टीचर्स होते हैं, ये जो सरकारी अफसरान होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास टोटल अपना अमला होना चाहिए जो इलेक्शन करवाए। इवन जो टीचर्स वगैरह हायर करते हैं, फिर कोई ट्रेनिंग का अमल नहीं रहता, कोई ट्रेनिंग प्रॉपरली ट्रेंड लोग नहीं होते। यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है। लेकिन जो इस इलेक्शन में एक खतरे की घंटी है वो इमरान खान साहब के लिए है कि जो पीटीआई की कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी नहीं रही, यानी कराची में भी अच्छी नहीं रही और दीगर शहरों में तो बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है। उसकी बड़ी वाज़ेह से वजूहात मुझे नज़र आती हैं, जो मैं कल भी और परसों भी पीटीआई के लोगों से कहता रहा कि पीटीआई टेलीविज़न पे नज़र आ रही है, पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नज़र आ रही है। आप सोचें कि इलेक्शन से एक रोज़ पहले रात 3:30-4 सुबह 4 बजे अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दोपहर को अली जैदी फिरदौस नकवी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि होना उनको ग्राउंड पे चाहिए था। और जमात इस्लामी अगर कामयाब होती है और हाफिज नईम साहब मेयर बनते हैं तो मेरे लिए कोई गैर मुतवक्को नहीं होगा, इसलिए कि जमात इस्लामी ने वाकई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन इन इलेक्शंस में अगर की है, यानी जब भी तीसरी मरतबा ये इलेक्शन मुलतवी होकर हुए हैं तो तीनों मरतबा वो घरों पे नहीं बैठे, उन्होंने कैंपेन की, बड़े कंसिस्टेंट रहे। और दूसरी जमातें हमें उस तरह कैंपेन, बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन करती नजर नहीं आई। और दूसरे नंबर पर आई गेस पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जरा गेम अप की थी, अपनी कैंपेनिंग पर्टिकुलरली सोशल मीडिया वगैरह पे उनकी प्रेजेंस बड़ी नज़र आ रही थी लेटली। अब ये बताइएगा मजहर साहब कि वैसे एक्सपेक्टेड ही क्यों था पीटीआई को कि वो कराची के बल्दियाती इंतखाब में कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी अरसे से लोग कह रहे थे कि ठीक है इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, उस पर रिलाई किया जा सकता है कौमी असम्बली की नशस्तों पर, लेकिन बल्दियाती में बहुत पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नहीं, देखिए, जब आपके यहाँ से 14 MNAs इलेक्ट हों, 25 के करीब MPs इलेक्ट हों, इसका मतलब जो कभी नजर ना आए एक्सेप्ट अ फ्यू अवाम में, वही मैं कह रहा हल्कों में। हाँ, लेकिन असल चीज़ क्या है, जब आप कैंपेन करते हैं तो तहरीक इंसाफ ने बदकिस्मती से पिछले साल भी गालिबन लोकल कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी उनकी कारकर्दगी कामयाब नहीं रही थी। इमरान खान ने सिंध पर तवज्जो दी ही नहीं, उनकी सारी तवज्जो रही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासत पे। यानी उन्होंने 2 जलसे भी वीडियो लिंक के जरिए भी जलसे नहीं किए हैदराबाद और कराची में, जबकि तारीख तक ऐलान कर दी गई थी कि हैदराबाद में 12 तारीख को वो करेंगे तकरीर और गालिबन 13 तारीख को कराची में करेंगे, लेकिन नहीं की उन्होंने। और इवन अदरवाइज भी उन्होंने सिंध के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोई इजलास जो है वो सिंध के लोगों के साथ नहीं किया। तो ऐसा लगा जैसे इमरान खान ने बिल्कुल डम कर दिया जो है वो सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को अगले इलेक्शन से पहले बहुत कुछ सोचती कि पीटीआई में आप जितने लोगों से बात करें उसमें हमें कई ग्रुप नज़र आते हैं पीटीआई के अंदर, जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये रिजल्ट उनके लिए आई ओपनर है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी की कामयाबी की हमेशा एक वजह, जहां उनकी अपनी ज़ाहिर तंजीम और मेहनत रहती है, वहां दूसरे की नाकामी भी रहती है। यानी MQM 2016 से 2020 तक कराची में उनका मेयर था और जहां इख्तियारात का वो रोना रोते रहे, वहां उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दी। इसलिए MQM जो है टुकड़ों में तकसीम हो गई। तो जमात इस्लामी की MQM की जो नाकामी है वो पीटीआई की कामयाबी, वो जमात इस्लामी की को फ़ायदा हुआ उसका, लेकिन पीटीआई वो फ़ायदा नहीं उठा सकी। पीपल्स पार्टी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी चीज़ों को बेहतर अंदाज में पॉलिटिकली मैनेज किया। उन्हें 2018 में एक बड़ी नाकामी हुई थी, लियारी से वो हार गए थे। इस मरतबा उनके जो एक कैंडिडेट हैं नजमी आलम,
जो कि अभी पता नहीं कि क्या फॉर्मेशन बनती है। बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का शायद मुश्तरका कोई वो उम्मीदवार बने। अच्छा मज़हर साहब, MQM का लास्ट मिनट में बिल्कुल बॉयकॉट कर देना कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उसने किस तरह कंट्रीब्यूट किया बाकी पार्टीज को बेहतर परफॉर्म करने में? देखिए, एक तो MQM का एक प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो लो टर्नआउट हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि उनके बॉयकॉट का बड़ा अमल दखल है। बॉयकॉट के भी जो दावेदार हैं वो दो हैं, एक लंदन वाले, एक कराची वाले, एक कराची वाले हैं। लेकिन अगर अदरवाइज देखें, MQM इस स्टेज पर अगर पार्टिसिपेट करती तो MQM अपने प्लेटफॉर्म से, अपने इलेक्शन सिंबल से लड़ रही थी इलेक्शन, PSP अपने इलेक्शन सिंबल से लड़ रही थी और फारूक सत्तार अपने इलेक्शन सिंबल से। तो एज सच MQM पाकिस्तान को उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती। अब उनके लिए एक एडवांटेज ये होगा कि वो अगर ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से एज ए पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज करते हैं तो रिवाइवल उनका हो सकता है अगर वो एक पॉलिटिकल कैंपेन करें। वो बाकायदा जाहिर है अब वो वाहिद अपोजिशन पार्टी होंगे, क्योंकि वो KMC हाउस में नहीं होंगे, वो KMC हाउस से बाहर होंगे। और एक एडवांटेज होता है क्योंकि कराची के, हैदराबाद के मसले मसाइल इतने पेचीदा हैं कि उन्हें हल करने में बहुत वक्त लगेगा, वो भी अगर आप संजीदगी से करें। दूसरा ये कि जमात इस्लामी ये चाहेगी कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बने, क्योंकि बहरहाल अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है तो वो चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों। और माजी में भी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी साथ मिलके काम करते रहे हैं। 79 में भी काम किया साथ मिलके, 83 में भी और 2001 में भी उसमें। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो सूरत हाल इमर्ज हुई है वो तकरीबन हर सियासी जमात के लिए एक आई ओपनर है कि लो टर्नआउट क्यों हुआ, उनकी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी सियासी, वो क्यों लोगों को निकाल के नहीं ला सकी। तीसरा, इलेक्शन कमीशन का मायूस कुन रवैया, यानी आखिरी लम्हे तक अगर मुझे यही नहीं पता हो कि सुबह वोट डालने जाना है या नहीं जाना, तो जाहिर है एक तो सर्दी, दूसरे ये कि एक गैर यकीनी सूरत हाल, तीसरे ये कि एक खतरा ये भी था कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, तो और चौथे ये कि जो लोग MQM के साथ वाबस्ता हैं आज भी, वो भी नहीं निकले। तो ये एक मजमूई तौर पे जो लो टर्नआउट की एक बड़ी अच्छा, MQM को इस इंतखाब में हिस्सा ना लेने का ज़्यादा नुकसान होगा या अगर हिस्सा लेते तो भी नुकसान होता? आपने कहा जाहिर है वो परफॉर्म ना कर पाते, अलग अलग इंतखाबी निशान थे, मगर उनके लिए बेहतर क्या था? क्या वो अपनी प्रेजेंस रखते? मेरे ख्याल में जो उन्होंने पुल आउट किया वो बेहतर था। उसकी वजह ये है कि आपका एक भ्रम रह गया ना। अगर वो पार्टिसिपेट करते और कोई भी जो है UC नहीं जीत सकते या 2, 4, 5, 10 UC जीतते, वो जो रिजल्ट होता वो ताना भी बन जाता ना कि आप तो एक UC भी नहीं जीत सके। हाँ, वो ज्यादा मायूस कौन नहीं, लेकिन वो ज्यादा मायूस कौन होता? अगर वो कम UCs जीतते तो वो ज्यादा मायूस कौन होता? अब वो ये कह सकते हैं जो राइटली या रॉन्गली कि जी देखें इतना लो टर्नआउट हमारी कॉल के ऊपर हुआ। हालांकि ये पूरा रिजल्ट, क्योंकि जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे बाई इलेक्शन में, एक बाई इलेक्शन में अच्छा टर्नआउट था, दो बाई इलेक्शन में खराब टर्नआउट था, तो उस वक्त तो ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्या उस वक्त जो लो टर्नआउट था उसकी वजह क्या थी? क्या MQM लंदन? अच्छा, वैसे तो सारे लोग ही मज़हर साहब अपनी अपनी कामयाबी का दावा करते हैं, लेकिन 5:30 बजे इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट कर दिया कि इमरान खान साहब कराची के मेयर का ऐलान कर देंगे। तो ये कोई अपनी तखयलाती दुनिया में बसते हैं लोग, शायद इसी वजह से ये ग्राउंड रियलिटीज़ से इतना दूर हैं, क्योंकि नताइज बिल्कुल कुछ और हैं और इनके स्टेटमेंट्स कुछ बिल्कुल और हैं, या इनको गलत गाइड किया जाता है, या इतने सुप्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कि इनको लग रहा था कि मरीख पे भी इंतखाब होगा तो ये जीत जाएंगे। मेरा ख्याल है PTI को बहुत कुछ सोचने की, खास तौर पे सिंध के हवाले से। आप देखें ना, आप कराची तक हम अपने ये इस डिस्कशन को कन्फाइंड कर रहे हैं। इमरान खान को तो ये सोचना चाहिए कि पूरे सिंध में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही बल्दियाती इलेक्शन में, और क्यों रही इतनी मायूस कुन। कहाँ है उनकी तंजीम? किधर है शाह महमूद कुरैशी? किधर हैं अलीम आदिल शेख? किधर हैं अली जैदी, असद उमर, इमरान इस्माइल? ये क्या कर रहे हैं? ये सिंध के अंदर इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है?
आप सिर्फ हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, उनसे ज़रा बात करते हैं। हाफिज साहब, अब तक जो परफॉर्मेंस आ रही है ना सामने जमात इस्लामी की, आप मुतमईन हैं और इंतखाबी नताइज में कुछ ताख़ीर भी हुई, आपके कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, मगर अब क्या आप सेटल्ड हैं या फिर अभी भी आपकी रिजर्वेशंस बरकरार हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मसला भाई ये है कि हम इसीलिए इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जब हमने इतनी बड़ी मेहनत करके कामयाबी हासिल की है और हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर सामने आ गए हैं, तो उस तादाद को कम करने की मतलब जो कोशिशें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारा सारा जोर इस पर था कि हमें फॉर्म 11 और 12 दिए जाए। अगर हम इतना जोर न लगाते तो पता नहीं क्या से क्या करने की कोशिश कर दी जाती। अभी भी हमारे लोग इस वक्त लगे हुए कि किसी तरह हतमी तौर पर आरोज के नतीजे उनके पास आ जाए। मैं अभी अपडेट लूंगा। अभी आपके पास जो लास्ट अपडेट है हाफिज साहब, 246 में से आपके मुताबिक आप कितनों पे लीड कर रहे हैं? देखें, हमारी अपनी जो कैलकुलेशन है और जो फॉर्म भी जमा होते चले गए, उसमें जो हतमी तौर पर फॉर्म और इन सब के नतीजे में तो 90 से ऊपर तो हम हमारे हाथ में आ गए। अब बात यह है कि तकरीबन ये 100 से ऊपर बात जा रही है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में नतीजा नहीं आएगा सरकार का दिया हुआ, तो मैं फिर जाहिर है क्लेम हमारा वाला क्लेम हमारा आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंटली यहाँ मेयरशिप के उम्मीदवार होने में कामयाब हो जाएंगे या फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या आपको अल्टीमेटली किसी कोएलिशन की ज़रूरत पड़ेगी? मेरा ख्याल है हमारी कोशिश तो ये है कि हम इंडिपेंडेंटली हो जाएं, लेकिन फिर सबको साथ लेकर चलें। लेकिन अगर हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि अगर हमें कुछ ग्रुप से बात करनी पड़े तो हमें कोई इसमें परेशानी भी नहीं है। अच्छा, गिवन अ चॉइस पीपल्स पार्टी और चूंकि तहरीक इंसाफ भी कुछ नशिस्तों से सर्टनली निकाल रही है, ऑल्दो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, आप की कोएलिशन किसके साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है? उनके साथ जिनकी सिंध हुकूमत भी है, चूँकि शायद आपकी वर्किंग रिलेशनशिप अगर होगी तो कराची के आवाम के लिए ही अच्छा होगा, या फिर आप PTI से इत्तेहाद करना पसंद करेंगे? देखिए, मसला ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को सबने वोट दिए हैं और मैं तो सबका शुक्रगुजार हूँ। तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वोट दिए हैं, तो हम सबसे बात करेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे। कतई नज़र इसके कि अक्सरियत सादा अक्सरियत से आ जाते हैं या फिर हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, हर दो सूरतों में बात करेंगे और जो अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कोई चीज़ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इस शहर के और कराची के और लोगों के मफाद में फैसला करेंगे ताकि अब ये तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू हो सके। क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आते ही? चलें, वो तो देखना अभी बाकी है कि आप आते हैं अक्सरियत से आते हैं या फिर आप किसी की कोएलिशन के साथ आते हैं। सबकी उम्मीद तो यही है कि आवाम के साथ अच्छा सलूक हो, आवाम की बेहतरी के इक़दाम हों। प्रायोरिटीज़ क्या हैं? कुछ पहली 3 चीज़ें जो आप चाहते हैं कराची में, और हम ये नहीं कहेंगे आते कोई छड़ी घुमाएंगे आप, लेकिन उस पर काम शुरू कर देंगे, प्लानिंग शुरू कर, सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे? 2-3 चीज़ें जो आपने फरमाई ना, एक है शॉर्ट टर्म बिल्कुल फौरी तौर पर क्या करना है, और एक है कि जनाब ज़ाहिर है उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली प्लानिंग शुरू कर दें। तो जो फौरी तौर पर करना है ना, तो मैं चाहता हूँ, वो मैं पहले भी कहता था अभी भी कह रहा हूँ, कि हम इस शहर को चलने फिरने के काबिल बना दें, मोटरेबल जिसे आप कहते हैं, इसको साफ सुथरा कर दें। 3-4 महीने में कोई निज़ाम बन जाए कि इसकी सफाई का निज़ाम ठीक हो जाए और ऐसा लगे कि जब कोई इस शहर में पैर रखे तो उसे पता चले कि मैं किसी शहर में आया हूँ और कराची में आया हूँ और ये डेवलप होने के लिए तैयार है। और साथ साथ मुझे K4 मंसूबे के लिए ज़ाहिर बात करनी पड़ेगी, मास ट्रांजिट को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा जो कुछ इस वक्त हो रहा है। उसके साथ साथ जाहिर है कि इस वक्त शदीद मसला हमारी सीवरेज का है। सीवरेज के बगैर आप सड़कें बनाते हैं, सीवरेज के बगैर आप सब चीजें करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो S3 मंसूबा, अब ये वो सारी चीजें हैं कि जिसके लिए हमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की मदद चाहिए होगी, और हम लड़ाई झगड़ा करने के बजाय बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम मैंडेट के साथ हैं तो सबको हमारे मैंडेट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कराची की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी क्यों करनी चाहिए? कराची के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका हक देना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो बड़े बड़े मसले हैं, पानी, सीवरेज और मास ट्रांजिट, और इसके साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट के लिए जितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन की इशूज़ है वो, लेकिन फौरी तौर पर हमें करना है कि सब जो बदतरीन सूरत हाल रोज़ होती है, लोग घंटों घंटों ख्वार होते रहते हैं, उनके लिए कम से कम ये शहर चलने के और गाड़ी चलाने के काबिल हो और कचरा कुंडियाँ
उनका निज़ाम प्रॉपर हो जाए, ये जो सड़कों पर और गलियों में गंदगी के ढेर हैं वो खत्म हो जाए, और साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जितना अमला है वो ऑन बोर्ड हो जाए। हम हुकूमत से बात करके कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस तरह का HR डेवलप हो जाए कि जिसमें मेयर और उसकी जो पूरे टाउन और उसके मातहत जितनी भी यूसियां ये सब हैं, ये लोगों को जो अमला है उसको प्रॉपर इस्तेमाल करके शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकें। सर, आप थोड़े से लो टर्न आउट से मायूस हैं हाफिज साहब, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी भरपूर कैंपेन भी की थी। यार देखिए, लो टर्न आउट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे नजदीक इसलिए ये काबिल कबूल है और ठीक है कि भाई आपने किया क्या। 2-3 मसले हैं। एक मसला ये है कि वोटर लिस्टें ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है ना, और पिछले दफा भी थी, अब भी हैं। तकरीबन 30%, मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ, ऐसे अफराद हैं 30 to 35 ही कर लें कि जो जहाँ रहते हैं वहां उनका वोट नहीं है। यार अब जब इतने बड़े पैमाने पर आपने पहले ही लोगों को आगे पीछे कर दिया। सेकंड बात यह है कि रात में 2-2:30 बजे तक भी जिस शहर में लोगों को ये बात पता ना हो कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 4 बार आप मुलतवी कर चुके हैं और हर दफा बिल्कुल करीब आकर मुलतवी कर देते हैं। लास्ट डे ऑफ कैंपेन तक लोग हमसे पहला सवाल ये करते थे वोट देना न देना कि भाई इलेक्शन हो रहा है। तो जब पॉलिटिकल वर्कर को इस सवाल का सामना आखिरी 6 घंटे पहले 8 घंटे पहले करना पड़े, मैं समझता हूं कि इसके बावजूद इलेक्शन का हो जाना और इतना टर्नआउट भी हो जाना बहुत गनीमत है। अब आप देखिएगा एक एतमाद पैदा होगा तो ये टर्नआउट आपको हर जगह बेहतर होता हुआ महसूस होगा। अच्छा हाफिज साहब, एक चीज़ हम जो पिछले मेयर्स वगैरह से हमेशा बात करते रहे हैं, उनका हमेशा एक कंप्लेंट यही होती है कि बल्दियाती हुकूमत और सूबाई हुकूमत की आपस में बनती नहीं है, इख्तियारात की जंग हमेशा रहती है। आप इसको किस तरह टैकल करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली कराची जिस मेयर को बुलाएगा, जिसको मुंतखब करेगा, वो चाहेगा कि उनका काम भी प्रॉपर पूरा हो। एग्जैक्टली, और मेरा ख्याल है कि वक्त के तजर्बे ने अब सिंध हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी, और जितने भी इदारे हैं, जाहिर है कि कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इदारे भी हैं, कराची में और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है, कराची में जो वफाक के बहुत सारे इदारे हैं। मेरी कोशिश ये होगी, अगर अल्लाह ताला ने मौका दे दिया और ये जो इस वक्त रिजल्ट हैं इसको इसके मुताबिक चीजें आगे बढ़ गई, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह और बढ़ जाएंगी, तो मेरी कोशिश होगी कि एक सिंक्रोनाइजेशन हो, यानी एक ऐसा फर्द हो कि जो सबको साथ ले ले। चले, दैट ऑल डिपेंड्स कि क्या नताइज होते हैं हतमी और सरकारी जो आते हैं सामने। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हाफिज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ही स्टिल कॉन्फिडेंट कि वो लीड करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है कि हमें किसी की कोalition की ज़रूरत पड़े। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपने भी हाफिज साहब की बातें सुनी होंगी, क्या लगता है आपको उनकी बातों से? कॉन्फिडेंट तो वो हैं, लेकिन अगर कोalition करनी पड़े, जो कि लगता है करनी पड़ेगी, तो किसको प्रेफर करेंगे? कर लेंगे? मेरे ख्याल में मेरी जो हाफिज नईम साहब से इलेक्शन से पहले गुफ्तगू हुई थी, उसमें तो वो यही कह रहे थे, उनका यही ख्याल था कि जाहिर है सिंध हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से के बग़ैर तो आप नहीं चल पाएंगे। और ये भी हमारी खैर एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इतने बाइख्तियार लोकल बॉडीज़ नहीं हैं, इतनी बाइख्तियार मेट्रोपॉलिटन कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है कि वो आज खुद अपने वसाइल की, हालांकि अपने वसाइल वो कर सकते हैं अगर उनको इख्तियार दिया जाए, लेकिन माली इख्तियार नहीं दिया जाता, इंतज़ामी इख्तियार नहीं दिया जाता, सियासी इख्तियार नहीं दिया जाता। तो एक बेइख्तियार लोकल बॉडीज़ में आप जितना काम कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। जो इस वक्त कराची के बहुत ही पेचीदा मसाइल हैं, वो तो उन्होंने जो बातें की वो फौरी हल होने वाली नहीं है। उसमें अगर उन्होंने बहुत तेज़ी से भी काम किया और हुकूमत का ताउन भी रहा तो शायद 2 साल के अंदर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हो जाएं। लेकिन जो फौरी तौर पे चीज़ें हो सकती हैं वो ये है कि ट्रैफिक का फ़्लो कैसे बहाल होगा, सड़कें फौरी तौर पे कैसे बनेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें टूटती हैं और इसलिए और बनाई जाती हैं और इसलिए बनाई जाती हैं कि दोबारा टूट जाएँ। कभी हमने नहीं देखा कि सड़कें ऐसी बनाई गई हों जो 4 साल 3, 4, 5 साल वो उसी तरह कायम रहें, क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती। आप देख लें, यूनिवर्सिटी रोड देख लें आप, करोड़ों की लागत से वो यूनिवर्सिटी रोड बनाई गई थी। ये सोचा ही नहीं गया था कि इस पे मेट्रो भी चलेगी। अगर ये सोचा जाता, आज वो करोड़ों रुपए की लागत से वो जो सड़क बनाई गई वो टूट गई, और इसलिए टूट गई क्योंकि आपने उसके बाद ये कंसीव किया कि आपने यहाँ मेट्रो चलानी है। यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि जब आप कोई सड़क बनाने जा रहे हैं
तो उससे पहले वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं ताकि उसके बाद वो अच्छा मजहर साहब ये आपने जो बात की है इख्तियारात की बात की है और ये बड़ी कॉमन नॉलेज भी है, सारों को पता है कि आप लड़ के कंटेस्ट करके पहुंच तो जाएं लेकिन आगे आपके हाथ ऑलमोस्ट बंधे ही होते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के जो आवाम है वो उस तरह नहीं निकलती लोकल बॉडी इलेक्शंस में जिस तरह आई गेस जनरल इलेक्शंस में निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद आगे कुछ नहीं होना? एक बड़ी रीज़न जो है, बड़ी वजह यही है कि लोग एक तरीके से मायूसी का शिकार हैं, लेकिन लोग खुद भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, यानी बहुत सी चीज़ों के वो खुद जिम्मेदार होते हैं। जो इंक्रोचमेंट है, जो सर्विस रोड्स पे इंक्रोचमेंट होती है, इसमें बहुत हद तक खुद लोग भी जिम्मेदार होते हैं। आप देख लें, आप कार पार्किंग सबसे बड़ी मिसाल है हमारे यहाँ लोग गाड़ियाँ किस तरह पार्क करते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं लॉन्ग टर्म्स पे जाता ही नहीं है, मैं लंबी चौड़ी सीवरेज लाइंस पे ही नहीं जाता, मैं इस चीज़ पर भी नहीं जाता। आपको शहर में मैं ये हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इस शहर में पानी के मसले से ज़्यादा पानी के मसले की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। इस शहर में वाटर बोर्ड के लोगों के अपने टैंकर्स चलते हैं। इस मुल्क में बहुत से इदारों के अपने टैंकर्स चलते हैं। वाटर बोर्ड के नहीं, और भी बहुत से लोगों के भी टैंकर्स चलते हैं जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं कर सकता। अब ये बताइएगा कि 60% ऑफ द सिटी इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लोगों को ये भी इदराक नहीं है कि हम सिर्फ 60% आबादी के बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द सिटी इज कंटोनमेंट्स। सो एक सारा 60% तो बहुत 60% कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा। आप कितने? मेयर, मैं आपको बताऊं, कराची का मेयर 34% शहर का मेयर होता है। सही। मेजॉरिटी जो है, एरिया जो है, वो उसके अंडर कराची के मेयर के अंडर ही नहीं आती। और ये बारहा ये बात की गई है कि भाई आपने कैंटोनमेंट बोर्ड रखने हैं, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बरकरार रखने, कोई आपको टच नहीं कर सकता। कोई आपकी कारसाज को जो इंक्रोच करके आधी सड़क पर कब्जा हो गया है, कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम उन सारे इदारों को एक मेयर के अंडर होना चाहिए, चाहे आप कैंटोनमेंट बोर्ड हो, DHA हो, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, दीगर हों। एक मेयर, अगर आप उसे सिटी फादर कहते हैं, तो उसके अंडर होने चाहिए ना, और तभी काम हो सकेगा। जाहिर है कि एक लाइन एक इलाके से गुजर रही है, उसने दूसरे इलाके से भी तो गुजरना है ना। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो इट वुड बी ऑफ नो यूज। एब्सोल्युटली। थैंक यू साहब। आप जी देखिए, आप बहुत सिंपल सी चीज है। पिछले 15-20 साल से तो सर्कुलर रेलवे का हम सुन रहे हैं, पिछले 50 साल से कराची मास ट्रांजिट का सुन रहे हैं। जो लियारी एक्सप्रेसवे जो बनी है वो भी बहुत ही बन गई, यही शुक्र है। लेकिन हम कराची में, मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, कराची का रिकॉर्ड ये रहा है कि कभी भी प्रोजेक्ट वक्त पर कंप्लीट नहीं होता। वो इतने साल ले जाता है कि वो रिडंडेंट हो जाता है वो पूरा प्रोजेक्ट। बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के अंडर होनी चाहिए। राइट मजहर साहब, इस तरह हम चीज़ें गिनवाते रहे तो आज हमारा शो डिवोट इसी पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और यकीनन आवाम के दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि होता क्यों नहीं है सब कुछ, सालों से बात करें। हम एक ब्रेक लेंगे और दोबारा बात करते हैं। अच्छा जी, कराची वालों के लिए सर्दी की कोई शदीद किस्म की लहर आ चुकी है और चूंकि हम कराची में रहते हैं तो आप ये 2 मग्स देख रहे होंगे, एक तो कॉफ़ी है और एक लिटरली हाथ गर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडियो में भी बहुत ठंड है। सो दिस इज ओनली हॉट वाटर। मेरा ख्याल है कि 2 दिन पहले जो साइबेरियन हवाएं चल रही थी ना, उन्होंने ज़रा जीना मुहाल किया हुआ था, अदरवाइज इट इज़ ओके। लेकिन मसाइल कब बढ़ते हैं? जब एक लम्हे के लिए भी घर पर गैस ना आए। सो गर्म पानी के लिए आपको बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। तो जब हम कह ही देना कि जी बहुत ज़्यादा ये तो शदीद लहर आ गई है ऑल दैट, तो समझें कि ऑटोमेटिकली गैस बंद। मतलब थोड़ी सी भी अगर गैस आ रही थी ना तो वो भी ख़त्म हो गई है, और ये ऑलमोस्ट पूरे शहर का यही हाल है। तो कम से कम डिग्री जो हो गया ना वो 6.5 डिग्रीज था, विच इज़ रियली लो फॉर कराची बाय द वे। विच इज़ इंडीड। और कल मैंने घर पे एक सिलेंडर और एक चूल्हे का इंतज़ाम किया। इसकी कहानी मैं आपको अगले घंटे में सुनाता हूँ। अच्छा जी, नताइज आना शुरू हो गए हैं। कराची से गैर हतमी गैर सरकारी जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब से हम बात कर रहे थे अभी पिछले घंटे में, तो वो कह रहे थे कि उनकी इत्तलात के मुताबिक वो लीड कर रहे हैं
लेकिन शायद उन्हें कोएलिशन की ज़रूरत पड़े बनाने की, और अगर पड़ी तो वो फिर दोनों पार्टियों से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए हैं हमारे पास, 11 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी है। पीपल्स पार्टी 23 पर है, जमात इस्लामी 9 सीटें जीती है, लेकिन वाज़ेह रहे कि अभी बहुत सारी यूसीज का नतीजा आना बाकी है। लेकिन इट वाज अ लिटिल टू अर्ली फॉर इमरान इस्माइल साहब टू डिक्लेयर पीटीआई's विक्ट्री। अभी क्या वो एक होता है आपको। चले फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के सीनियर रहनुमा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं, उनसे ज़रा ओवरऑल जानते हैं कि वो इस इंतखाबी प्रोसेस से मुतमईन है और जो अब तक नताइज आ रहे हैं उनकी पार्टी या उनके कारकुनान उन तक क्या इत्तलात पहुंचा रहे हैं। जी फिरदौस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किए हैं। मेरा पहला सवाल सारे पाकिस्तान से है और ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन से कि 16 घंटे गुजर जाने के बाद जियो जैसा चैनल जो है 246 में से तकरीबन सिर्फ 40 नशिस्तों की बात कर रहे हैं। तो इसके माने काउंटिंग का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट हो गया, जबकि टर्नआउट भी जो है वो 11% है। यानी एक यूसी का रिजल्ट, मेरी यूसी का रिजल्ट आया जिधर से मैं जीता हूँ, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो तकरीबन 5000 वोट कास्ट हुए हैं 48,000 में से, और उसका नतीजा मुझे रात के 12 बजे मिला। ये सिस्टम और ये प्रोसेस ही लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन जो है ये वजह है। इसके इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें कितनी ज्यादा जेरीमेंट्रिक हुई है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जो कि डायरेक्टली लोगों का इलेक्शन होता है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें इतना लो टर्नआउट कराची के अंदर क्या क्या वजूहात है। ये इलेक्शन 4 दफा पोस्टपोन हुआ, और कब पोस्टपोन हुआ? इलेक्शन की तारीख से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। और ये आखिरी वाला इलेक्शन जो कल हुआ है, इसका फैसला कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो 24 घंटे पहले, 24 घंटे भी नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं 12 घंटे। जी 12 घंटे पहले ही लोगों को पता लगा कि सुबह उन्होंने वोट कास्ट करना है, फिर वोटर लिस्टों के बहुत मसाइल हैं जहां लोग रहते हैं, सो ये सारे रिजर्वेशंस आपको इसी में वजन है कि 15% ऑन एन एवरेज जो है वोट शिफ्टिंग नजर आ रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करा। हमें 2018 की लिस्ट दे दे और 22 की दे दे, हम बता देंगे कि जी फिर एमक्यूएम जो तहफ़्फ़ुज़ात बताती थी या जिनका इजहार करती थी कि ये ठीक ना करें तो फिर इंतखाबात तब तक ना कराएं, उसमें वजन है। आप लोग उनके हम आवाज़ क्यों नहीं हुए उस मामले में? पीटीआई भी और एमक्यूएम भी अगर यक आवाज़ होते कि भाई ये वोटर लिस्टों के मामलात, लिमिटेशंस के मामलात ठीक करेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा फ़ायदा। अच्छा जी, अगर हम ये करेंगे तो इस मुल्क से जमहूरियत को खुदा हाफिज कह दीजिए। 1 सितंबर 2020 को बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ था। एमक्यूएम जागी है 2023 में, हम तो शोर मचा रहे हैं, हम कोर्ट भी गए हुए हैं। अगर नहीं होता, अदालतें इस मुल्क की इंसाफ नहीं देती, तो आप क्या करें? इलेक्शन के प्रोसेस को छोड़ दें ग्रेसफुली। अच्छा आप ये बताइए, तो आपने कहा कि आपके पास तमाम हथियार आपको इस्तेमाल करने होते हैं अपने आप को, बिकॉज इस मुल्क का जमहूरियत का रिकॉर्ड बहुत खराब है। आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन प्रोसेस भी आगे बढ़ना चाहिए था। जी आपने कहा ये तहफ़्फ़ुज़ात आपकी अपनी जगह है, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए था और इंतखाब इन एनी केस होने चाहिए थे। अब ये बताइएगा फिरदौस साहब, पीटीआई की मैं उसकी वजह जी उसकी वजह बता देता हूँ जी। मैं अगर या हाफिज नईम या कोई और मेयर बन के कोई बात करता है तो वो पब्लिक का नुमाइंदा है, और इस वक्त मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से कह रहा हूँ। दोनों की बातों में वजन बहुत फर्क हो जाता है। जी अब ये बताइएगा, आप ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्दियाती इंतखाब में कराची की कारकर्दगी से या हैदराबाद की कारकर्दगी से या इवन सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, या सिर्फ कराची की अभी बात कर लें, या आपको लगता है कि कहीं कोई कोताही, कहीं कोई गलती हुई है जिसकी वजह से लोगों ने उस तरह से एतमाद का इजहार नहीं किया?
देखिए, पहली चीज, मैं तो इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस रहता हूँ। जब तक एक सीट भी किसी और के पास जाए, मैं ये समझता हूँ कि हम में और बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो आपके पहले सवाल का तो जवाब सही है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अवाम की राय से इख्तिलाफ रखते हैं। इससे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क और खुद इस शहर कराची में पीक ऑफ पॉपुलैरिटी पे थे, और ये जो नताइज आ रहे हैं वो किसकी अक्कासी नहीं कर रहे। इसलिए अभी आपने करंगी का इलेक्शन देखा, NA-245 का महमूद मौलवी का इलेक्शन देखा, खुद वो भी जैसा इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने चुराया था 237 का, वो देखा। हम इन 3 इलेक्शंस की बुनियाद पे काफी बड़ा सैंपल साइज है, कोई छोटा मोटा नहीं है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कराची का जो मूड था उसके अंदर रिजल्ट ये था कि 2 जगह MQM के चेयरमैन लड़ रहे थे, मोहित अनवर और नैयर, और दोनों जगह नैयर को 14,000 वोट मिले और PTI को 58,000 वोट मिले, और वहां मोहित अनवर को मिले 11,000 वोट और महमूद मौलवी साहब को 27,000 वोट। तो जब ऐसा वोट पूरे शहर में नजर आ रहा हो और उसके बाद ये नताइज आ रहे हो, और उससे पहले आप गवर्नर हाउस से बैठ के 3 जमातों को जमा होते देखें, फिर उसके साथ आप देखें कि एक जमात जो माजी में कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ती, कोई बाई इलेक्शन नहीं लड़ा, जमात इस्लामी 35 करोड़ रुपए खर्च करती है, उनके हर ब्रिज पे बैनर लगता है, कभी वो बैनर उतरता भी नहीं। तो कमाल है ना। तो ये कमाल जिस तरह होता है वैसे ही हो रहा है आपके भी। अच्छा, आप समझते हैं कि कमाल जिस तरह होता है वैसे ही हो रहा है आपके भी। अच्छा, थोड़े से अपडेटेड वक्त की बात है ना कि कमाल का फायदा कभी कोई और उठाता है और कभी आप लोगों ने भी उठाया है भरपूर। अच्छा, अपडेटेड रिजल्ट्स भी आप अगर if you देखिए, प्लीज होल्ड ऑन। जी जी सर। If your sarcasm is in national interest, I have no problem. But this sarcasm is where this country it has led to this country. कि आज यहाँ जमहूरियत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। किसी वक्त भी अगर इसी किस्म का होगा तो जब लोग बहुत तंग आ जाएंगे तो फिर ये पुरअमन इनकलाब जिसे वोट के जरिए लाया जाता है, ये रास्ता छोड़ के। तो नकवी साहब, बड़ा सीरियस सवाल है। आपको लगता है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात में आपका मैंडेट चुराया गया है? ये सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं ये समझता हूँ, इसीलिए तो आपसे ये गुफ्तगू हो रही है कि जी मैंने आपको बाकायदा सबूत दिए कि कोई स्मॉल सैंपल साइज नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे फेवर में नहीं है, उसकी कंडक्टेड एक्सरसाइज थी। उस कंडक्टेड एक्सरसाइज के रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ। जी जी। ये नहीं है कि किसी पल्स का सर्वे हो जो कि खुद जमात इस्लामी के एक रुकन है जिन्होंने किया हो, या IRS ग्लोबल का हो, या गैलप का हो। सो आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाब में आपका अच्छा फिरदौस साहब, ये अब जरा अपडेटेड नंबर्स हैं, कुछ रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, आपको अपडेट भी कर दें और आवाम भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। 51 UCs के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस वक्त टॉप पे पीपल्स पार्टी है 26 सीटों के साथ, फिर जमात इस्लामी है 12 और PTI उसके बाद लास्ट में इस वक्त 11 सीटों के साथ आ रही है। ये अपडेटेड फिगर्स एज ऑफ राइट नाउ हमारे साथ हैं। तो दूसरे चैनल्स आपसे आगे हैं, आप जरा महफूज उससे करेंगे वो जी, हम जरा मोहताज सीटों का अनाउंसमेंट करें। जी, अच्छा, मुझे आपके चैनल की नहीं, उसके लिहाज से आप जमात इस्लामी को आगे दिखा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पे और हमें तीसरे नंबर पे 21 पे दिखा रहे हैं। हमारे सामने जो नंबर्स हैं हम वही बता रहे हैं। ऑब्वियसली आगे पीछे जो भी इससे पहले अगर 5 मिनट पहले बात करते तो PTI सेकंड पे था। सर आपकी भी 12 हो गई, हम वैसे भी वी ऑल हैव टू वेट क्योंकि अभी भी ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ना। सो वी ऑल सर्टेनली हैव टू वेट। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास 5 यूसीस के चेयरमैन के फोन और डाटा आया हुआ है, जिसके अंदर उनको जो पोलिंग स्टेशन का डाटा है और जो फाइनल रिजल्ट दिया है वो मैच नहीं कर रहा। तो वी विल बी यूजिंग ऑल ट्राइब्यूनल्स एंड एवरीथिंग को हम चैलेंज करेंगे, हम जहां हमारी।
अच्छा चले, वी विल वेट फॉर द नंबर्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट द नंबर्स, लेकिन इवेंचुअली अगर कोalition अगर करनी पड़ी फिरदौस साहब, तो आप प्रेफर किसे करेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ, जमात इस्लामी के साथ, किसके साथ आपको लगता है कि काम बन भी सकता है और काम हो भी सकता है? देखिए, हम कोalition किसी से नहीं करेंगे, बट इफ वी आर नॉट द लीडिंग पार्टी, हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे and we will not ask anything in return. मेरे ख्याल से this is what I would suggest to my party. सही, this is what you would suggest to your party. अगर जमात इस्लामी इन केस अगर लीड करती है तो आपकी सपोर्ट उनके साथ होगी और आप उनसे इन रिटर्न कुछ नहीं मांगेंगे फेवर? हम पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मन जमात समझते हैं, सिंध दुश्मन जमात समझते हैं, 15 साल से जो इस शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ है उसका जिम्मेदार समझते हैं। अच्छा, लास्टली फिरदौस साहब, आपको लगता है कि कराची में अगर आपके लीडर्स ज़रा ज़्यादा आवाम में नज़र आते, ज़रा ज़्यादा भरपूर कैंपेन करते और सिर्फ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे इक्तफा ना किया जाता, तो नताइज इससे बेहतर हो सकते थे? देखिए, मैं ये तो कभी भी नहीं कहूँगा कि देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो आपका जो है, आई विल टेक दैट कमेंट ग्रेसफुली। और इवन डिफीट भी जो होती है वो कोई आखिरी हर्फ नहीं होता। इलेक्शन लड़े जाते हैं, एक पार्टी जीतेगी, एक हारेगी, इसमें परेशान होने की ऐसी बात नहीं। as long as fair and free election. All right, as long as fair and free election. लेकिन क्या आप इसको fair and free election समझते हैं? मैं मेरे ख्याल से 15 मिनट से जो राग अलाप रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि I do not accept this election's result. It is not reflecting the wishes of the people. बस ये ब्लैक एंड व्हाइट में हमने जानना था, तो वो आपने बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब हमसे बात करने का। कभी कभार हमें ये आयरॉनिक सी बात लगती है कि कहना कि जी पीपल्स पार्टी को तो हम दुश्मन जमात समझते हैं और सिंध का बुरा हाल कर दिया है, लेकिन बहुत सी स्टेटमेंट्स हमने पहले भी देखी हैं। PMLQ के साथ भी बड़ा अच्छा इत्तेहाद चल रहा है, जिनके बारे में परवेज़ इलाही के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता था। सो थिंग्स चेंज। ये कह देना जी ये तो दुश्मन है या ये चोर हैं, ये डाकू, हम इनसे बात नहीं करेंगे, वो हमने होते हुए देखा है कि बात भी होती है, काम भी चलता है। अच्छा जी, और वैसे भी भाई एक दूसरे को दुश्मन समझने से क्या होता है? आई गेस किसी को भी वैसे दुश्मन समझना इज़ वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अवाम अगर किसी को दुश्मन नहीं समझ रहे तो उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और अपनी तस्हीह करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल PTI ने ये कह दिया कि ये इंतखाबी नताइज हैं, वो इनको ये नहीं मानते। बहुत सारे फोरम्स पर चैलेंज भी करने का इरादा रखते हैं और वो कहते हैं कराची के अवाम के उमंगों की अक्कासी नहीं करते ये इंतखाबी नताइज। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हमें भी कुछ बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। बड़ी चेंजेस हैं जो सामने हमें फिर नज़र ही आ जाती हैं और हम शौक में चले जाते हैं कि पहले क्या कहा जाता था और अब क्या हो रहा है। बट वी आर गोइंग टू चेंज द मूड हेयर बाय द वे। ये बातें भी होती रहेंगी, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी हमारे सामने आएंगे एंड वी विल पुट देम टू यू एज सून एज वी गेट देम। लेकिन एक गाना आया है नया अली सेठी का, जो अभी आप मुझे सुना रहे थे। हाँ, मैं आपको सुना रहा था। आप कुछ अभी तो खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस जुमले को बहुत सारी सिचुएशंस पे अप्लाई किया जा सकता है। और गाने का टाइटल है गज़ब किया। चाहे तो आप बल्दियाती इंतखाबी नताइज पे भी अपनी सोच और अपनी सपोर्ट के मुताबिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एकदम से सुने, मुझे वर्ड्स नहीं वैसे सुनाई दे रहे थे, बट आई लाइक द बीट। तेरे वादे पे एतबार नहीं, थैंक यू। मैंने निकाल लिया है गूगल से। मुझे बीट अच्छी लगी और आई कुडंट सी एनीथिंग, बट मेरा ख्याल है ये वो गाना है जिसको मैं दोबारा सुनना चाहूंगी। इस गाने में ये 3 ही लाइनें हैं जो बार-बार रिपीट हो रही हैं, गज़ब किया, गज़ब किया, गज़ब किया। तो इट्स द बीट। मेरा ख्याल है बीट पे बात हो रही है। एंड व्हाइल वी वेट फॉर आवर अदर गेस्ट, क्योंकि अभी भी हमने बहुत सी बातें करनी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा साहब, आपका तारुफ हम MQM पाकिस्तान के रहनुमा के तौर पर ही करा रहे हैं इस मरतबा। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अब ये बताइएगा आप कि ओवरऑल जो इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ, आप लोगों के पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, बॉयकॉट किया, फिर आपने कहा जी कि लो टर्नआउट हमारे बॉयकॉट की वजह से हुआ है। वैसे बॉयकॉट के दावेदार भी कुछ कराची में बैठे हैं, कुछ बैरून मुल्क भी बॉयकॉट के दावेदार हैं, सो दोनों लोग क्रेडिट ले रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ये आपका दुरुस्त फैसला था? इन द लॉन्ग रन आपको रिग्रेट्स तो नहीं होंगे कि आप शायद इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन जाते, या जो फैसला है अभी तक जो आपका सामने आया है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ कराची? डू यू रियली थिंक सो? जी, I do really think so and we are glad कि हमने ये फैसला किया। और मैं उसकी वजह बता दूं। देखिए, इलेक्शंस तो कोई छोड़ना नहीं चाहता और अभी डेफिनेटली जिस जमात से मेरा अब ताल्लुक है और हम ये मर्जर के बाद और चीज़ों के बाद
इतनी भी कोई बुरी पोजीशन नहीं थी कि हम कराची से अपना जो है मेयर नहीं ला सकते। अगर चलें पूरी सिंगल मेजॉरिटी नहीं होती तो जो कोलिशन पार्टनर जो है वो सूबाई हुकूमतों में या वफाकी हुकूमतों में उनके साथ बैठकर जो है वो मेयर आ जाता, हैदराबाद में मेयर आ जाता। वजह सिर्फ ये है कि आर्टिकल 10(1) मैं सिंपल जुबान में आपके सामने नादरीन के लिए समझाऊं, जो कि ये बताता है कि शहर में ये जो डिलिमिटेशन हुई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, वो फेयर नहीं है। ये मुकदमा लेकर पिछले कई महीनों से जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, वहां जाओ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के से 3 महीने के मुज़ाकरात के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने और सूबाई हुकूमत ने एक लेटर लिख दिया कि ये जो हमसे गलती हुई है 10(1) इसको हम विड्रॉ करते हैं, सेक्शन 10(1) हम विड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये है कि, और उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, हमारा क्लेम था कि 70 नई यूनियन काउंसिल्स और होनी चाहिए, 70। उन्होंने एक्सेप्ट किया 53 कि 53 को हम एग्री करते हैं। 53 का मतलब है अब्दुल्ला साहब, 53 का मतलब है कि एक नया शहर आबाद होता है, पूरा एक नया शहर। उस 53 यूनियन काउंसिल्स के इख्तियारात और वसाइल और मिलते नंबर। अच्छा, ये कब 53 है? जब हम जिस सेंसस पे आज बैठे हैं 1,60,00,000, जिसको हम नहीं मानते, ये उस पे 53 यूनियन काउंसिल्स और बढ़ती है। अगर सेंसस ठीक हो और 3 करोड़ की आबादी हो तो ये 53 100 यूनियन काउंसिल से भी बड़ा क्लेम है। इमेजिन करें कि कराची की 100 यूनियन काउंसिल्स का पैसा, उसकी मराद, उसके इख्तियारात हो ही ना, तो उस कराची के ऊपर आप मेयर बन के इलेक्शन लड़के क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी। अच्छा, हम अगर ये इलेक्शन में चले जाते तो हमारा ये क्लेम जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता। मेरे पास आर्टिकल सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का लेटर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जो कि उसने आसानी से नहीं दिया। उसका मतलब ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद से एग्री कर रही है कि उससे गलती हो गई। इसका मतलब उर्दू में तर्जुमा इसका ये है। तो हमने बहुत बड़ा ये स्टेप लिया है अपने इख्तिदार के लिए नहीं, कराची के हुकूक के लिए। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, एक और, क्योंकि हम ऑब्वियसली आपसे बात करते रहते हैं, कुछ महीने पहले भी जब बल्दियाती इंतखाब होने वाले थे, फिर पोस्टपोन हो गए थे, तब भी हमने आपसे बातें की थी और ऑब्वियसली बड़े आइडियाज थे आपके। प्रॉब्लम्स तो डिलिमिटेशन की तब भी थी, तब आपको एक्सेप्ट था टू फाइट इन दीज इलेक्शंस, तब ऑब्वियसली यू वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब आपका माइंड चेंज हुआ है इसलिए कि जब ये डिलिमिटेशन की बात हम कर रहे थे, उस वक्त तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसकी अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का नोटिफिकेशन निकाला था। जब सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का नोटिफिकेशन आ गया, विच मीन्स, और जो मैं अभी 2 दिनों से जब मुज़ाकरात में शामिल हूं और ये सामने वजीर आला भी थे और वज़रा भी थे और सब लोग, और उन्होंने ये एक्सेप्ट की है कि एमक्यूएम का क्लेम जो 70+ यूनियन काउंसिल्स का था, उन्होंने उसको कर्टेल करके 53 यूनियन काउंसिल्स को एक्सेप्ट करके जब ये 10(1) के विड्रॉल का सेक्शन का लेटर निकाल दिया। इसका मतलब है कि 1 महीने के बाद अगर इंतखाबात होते हैं तो अगर उनकी आज की बात मान ली जाए, उनकी बात मान ली जाए हुकूमत की, तो 53 नई यूनियन काउंसिल्स और बढ़ जाते हैं, विच मींस कि एक छोटा शहर बनता है। एक छोटा शहर 53 यूनियन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक पूरा शहर है ना, उसकी यूनियन काउंसिल्स की तादाद है 44 यूनियन और 53 तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान, दैट मींस कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एक पूरा शहर। ये भी है क्योंकि आप लोगों के अपने जाहिर है, फारूक सत्तार अलग लड़ रहे थे, एमक्यूएम पाकिस्तान अलग लड़ रही थी, आप लोग अलग लड़ रहे थे, अपने इंतखाबी निशान थे, तो ये इत्तेहाद चूंकि इतना लास्ट मिनट हुआ है तो शायद फीजिबल था ही नहीं आप लोगों के लिए, और नताइज आते तो इससे बेहतर ही था कि आप लोगों ने रिफ्रेन किया। इज दैट सो? अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इलेक्शंस तो एक 1 नाइट की कॉल का मसला, हमारी तो बिल्कुल मर्जर इस तरह से हो गया था कि ऊपर से नीचे तक हमने तमाम यूनियन काउंसिल्स को, एक डिसिप्लिन पार्टी है उधर भी और इधर भी, उसके अफकार, उसके जो है वो की पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारे पास भी डिसिप्लिन लोग हैं, उनके हमने तो, हमारी तो एक कॉल पर नीचे तमाम मर्जर हो गया। तमाम चीजें जो है वो एक जहां पर एमक्यूएम के और पीएसपी के कैंडिडेट थे, पीएसपी के कैंडिडेट जो है वो बैठ जाते और एमक्यूएम के कैंडिडेट जो है वहां पर होते, और जहां एमक्यूएम ने अपने नॉमिनीज फाइल नहीं कर रखे थे वहां पर पीएसपी के कैंडिडेट होते। इट वाज ऑल डिसाइडेड। तो ये तो बहुत भरपूर अंदाज में ये तमाम चीजें, लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, पतंग को निशान लगाना है कि डॉल्फिन को लगाना है, ये भी तो एक नहीं, लोग कंफ्यूज इसलिए नहीं होते कि जहां पर पतंग का निशान होता है वहां पर डॉल्फिन होती नहीं, और जहां पर पतंग का निशान नहीं होता वहां डॉल्फिन होती। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते लोग, इसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन आप प्लीज इसको समझिए, ये बहुत बड़ी बददियानती हो जाती। जिन लोगों ने इंतखाबात आज कल लड़ा है,
हम देखिए, हम ये बात समझाने में कामयाब हो गए लोगों को। लोगों ने हमारे वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके जब भी वो कल नहीं निकले। कल जिन लोगों ने इंतखाबात लड़ा है उनको पता है, वो हमारे साथ पटिशंस में खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। उनको पता था कि क्लेम सारा सही है। अगर वो 1 महीने के सब्र कर लेते, 1 महीने सब्र कर लेते, और भले वो 1 महीने के बाद इलेक्शन होते और एमक्यूएम हार जाती, लेकिन कराची जीत जाता, क्योंकि उसको 53 नहीं यूनियन काउंसिल मिल जाती। लोग नहीं निकले, और भी बड़े लोग हैं दावेदार, वो कहते हैं उनकी कॉल पे लोग नहीं निकले। तो देखिए, मैं उसके ऊपर नहीं कहना चाहता कुछ भी। वो तो कॉलें जो है वो पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, और उनकी कॉलों पे अगर जो है वो बात हो रही होती तो फिर 93 की कॉल हमें याद है कि जब जो है वो हाथ जोड़कर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि जहां पर 1.5 लाख पे एमएनए बनता था, वहां पर 2700 वोटों पर एमएनए बना था। ऐसी होती थी कॉल। उसके बाद अच्छा, अभी आपके सामने अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मुस्तफा साहब, आप लोगों ने, चूंकि आप एमके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एमके पाकिस्तान वफाक में इत्तेहादी है पीडीएम की, अब ये बताइएगा अभी आपके सामने किसने हाथ जोड़े थे? क्योंकि इत्तलात तो हम तक भी पहुंची कि आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे कि वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे अगर ये बल्दियाती इंतखाब हुए। सो इस किस्म कि इंडिया भी दिया गया था वफाक को, तो क्या बना, कैसे मामला सेटल हुए? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि मुमकिन तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के अलायंस से अलग हो जाएगी। तो फिर कैसे और किसने मामला तय कराए? जी मुस्तफ़ा साहब, आप हम शुरू से शुरू करें क्योंकि वो बिल्कुल ही आवाज़ आपकी कट गई थी। जी अब्दुल्ला भाई, ऐसा है कि मुज़ाकरात जब होते हैं ना तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमें एक बात का बिल्कुल ख्याल था और एहसास है, और ये किसी के दिलाने की वजह से नहीं, कि जिस वक्त पाकिस्तान और लोग पाकिस्तान के जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो डॉलर की हालात हैं, जो हमारी महंगाई इन्फ्लेशन है, इस वक्त तो जो है वो कोई भी खबर और कोई भी इस तरह का मूव जो है वो शायद हमें तो तस्कीन दे दे या तसल्ली दे दे, लेकिन पाकिस्तान के लिए डिजास्टर होगा। $10 बिलियन के प्लेजेस हुए हैं, प्लस वो अगर ये खबर जाए कि भाई वफाकी हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट में मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से वफाकी हुकूमत से एमक्यूएम बाहर आ रही है और एमक्यूएम जो है वो डिस्टेबलाइज कर रही है, तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया और डिफरेंट बात कर रहा होगा। लेकिन हम वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं, और हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर। मैं आपको कैटेगरी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त हम अच्छा, फिर दूसरी बात है कि प्रोविंशियल, इन तमाम बातों के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली, और हमें बड़ी अजीब सी बात है ये कि भाई, और उसने आसानी से बात नहीं मानी। पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, थैंक्स टू देम, कि उन्होंने जो हमारा क्लेम था उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, जितना था उतना नहीं किया। 70 यूनियन काउंसिल्स हम कह रहे थे, और अभी भी हम उस पे वो हैं, और उस वक्त जबकि ये इस शहर की आबादी भी कम आप कह रहे हैं कि आप वहां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमारे पास भी मुसद्दका इत्तलात हैं कि आप लोग वहां तक पहुंच गए थे। सो मतलब या फिर बातों की जरा जब हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है तो ऐसी कोई बात हो जाती है तो उसको हम जी एग्जैक्टली यही मैंने कहा कि जब आप मुज़ाकरात में, जब आप कन्वर्सेशन में बैठते हैं तो बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड फ्रॉम द कोर ऑफ अ हार्ट, देखिए हमें मुझे किसी को मुझे मुहब्बे वतन बनाने के लिए जो है, मुझे किसी को कहना नहीं, कोई मुझे कहेगा तो मैं मुहब्बे वतन बनूंगा नहीं। इतनी बेसिक सी, और मैं समझता हूं कि हमें जितनी हुब्बुल वतनी है वो शायद जो है वो अगर किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं है, इतना ख्याल हमें है। और मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से ये वाली बात कह रहा हूं कि इसी वजह से शायद अगर पाकिस्तान के हालात नहीं होते तो हम ये वाली बात, लेकिन हमारा क्लेम तो इलेक्शन कमीशन से है, हुकूमत ने हमारी बात मान ली है। ये सेक्शन 10A का जो विड्रॉल है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसको लेकर अभी हम जाएंगे, रोडों पे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लोगों के पास भी जाएंगे। आपका प्लान मुस्तफा कमाल साहब, ये आपका प्लान सुनना भी है, आप बल्दियाती इंतखाब भी हो गए, एमक्यूएम यूनाइट भी हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि हम इसको कॉन्टेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमारे कराची के साथ ये ज्यादती हुई है, और ये क्लेम है 10A का के विड्रॉल का, जिसमें 53 यूनियन काउंसिल्स ये मान रहे हैं, और उस वक्त मान रहे हैं कि जब आबादी हमारी कम गिनी गई, अगर आबादी ठीक हो जाए तो ये इनके क्लेम के साथ 100 से ज्यादा हो। लेकिन अगर चले आज की बात मान लें तो 53 यूनियन काउंसिल्स का एक पूरा शहर बनता है। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल कि पूरे एक शहर के इख्तियारात, वसाइल, पैसा ना आए और आप इस शहर को चलाएं? इमेजिन करें कि एक जगह पे 90,000 वोटों पे एक यूनियन काउंसिल है, और उसी शहर में एक यूनियन काउंसिल जो 7,000 वोटों पर है। 90,000 वोटों वाले चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे पर मंथ मेंटेनेंस के लिए, और 7,000 वोटों वाले को भी जो है वो 5 लाख मिलेंगे मेंटेनेंस के लिए। ये कैसे एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? उस इलाके के लोगों का क्या होगा जिसके पास 90,000 लोग हैं? ये ठीक बात, और इसमें कोई बददयांती नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान चुकी, 1 महीने के बाद इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं था
कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात को ना माने, उसको मनोन ये बात माननी थी। ये हमारा हमारी प्ली है। बड़ा अहम अब एक मामला आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर सदर अलवी कहते हैं वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का, तो आप लोग इन्वर्टेड कॉमास गैर मशरूत तौर पर वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देंगे, या फिर वहाँ आप PTI या किसी और अपोजिशन से बात कर सकते हैं? इस मामले पे कुछ और फैसला भी हो सकता है। देखिए, व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है, और अभी तो ये बिल्कुल ना ऐसी कोई बात हुई है, ना हमने इसके ऊपर कोई इस वक्त प्लान किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बात इस तरह की कोई होगी तो एक पूरा फोरम मौजूद है, वो फोरम डिस्कस करेगा, बात करेगा, मीटिंग करेगा और फैसले करेगा। और जो भी फैसले करेगा डेफिनेटली वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए या खुद कोई इस तरह के हालात खराब करने के लिए हम इस तरह के कोई काम, किसी काम में शरीक नहीं होंगे। बट अभी लीविंग द फेडरल गवर्नमेंट इज ऑफ योर कार्ड्स राइट नाउ। वेल डेफिनेटली पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता, एट दिस मोमेंट इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट आनी थी वो आ गई हमें। मैं बार बार कह रहा हूँ आम लोगों के लिए, आपके सामने नाजरीन के लिए, कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कराची वालों की कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये बात मान ली कि हाँ हमसे ये जो सेक्शन 10A का विड्रॉल है उसका उर्दू तर्जुमा अगर उसका खुलासा है, वो कह रहे हैं हाँ हमसे गलती हो गई है, अब हम इसको विड्रॉ करते हैं। और 53 यूनियन काउंसिल बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। वो बढ़ जाती है 1 महीने के बाद, भले यही पार्टियां जीतती हमें हरा देती और जीत जाती, लेकिन कराची को फायदा हो जाता। आज इनके इलेक्शन लड़ने से कराची का क्लेम, और हम भी अगर इलेक्शन लड़ लेते तो फिर तो ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब हम रोडों पे जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कराची वालों का ये हक जो है वो हम दिलवा कर रहेंगे। वरना इस ऐसे मेयर बनने का, यूसी चेयरमैन बनने का, ऐसे इख्तिदार में आने का कोई फायदा, एक ढेले बराबर का काम नहीं हो पाएगा। इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक, कोई भी चीज कॉन्क्रीट नहीं हो पाएगी। कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आने वाला। चलें जी, लेट्स सी कराची के लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आता है नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। और उन्होंने कहा जी आर्ग्यूमेंट तो हीटेड हो जाता है जब ये मामलात और मुज़ाकरात हो रहे थे, क्योंकि ख़बरें गर्म थी ना कि वफाकी हुकूमत छोड़ने के लिए MQM ने कह दिया है अगर उनका ये मुतालबा ना माना गया। देखिए बड़ी अच्छी तरह उन्होंने ये भी बता दिया है कि वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। तो अभी कोई ऐसे फैसले हुए नहीं हैं। साथ ही आपको बता दें कि बल्दियाती इंतखाब के अभी प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं आए। जो हमारे सामने आए हैं वो हमने आपको बताए हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड रिजल्ट, जो भी नतीजे आ रहे हैं अभी गैर हतमी, गैर सरकारी हैं। सो as soon as जब ये हतमी तौर पर, अच्छा जी ब्रेक ले रहे हैं और इसके तभी पिक्चर क्लियर होगी। राइट, अच्छा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद ज़रा पंजाब पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। और अच्छा, पांच गाने आपके जहन में अटक जाते हैं ना, तो अली सेठी का जो नया गाना आया ना गजब किया, अब मैं उस वक्त भी उसके सर्च कर रहा था लिरिक्स, तो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि ये वही दाग देलवी साहब की गज़ल है जो कि इससे पहले मेहदी हसन खान साहब ने भी गाई हुई है। तो फिर उन्होंने गजब किया इतना ज़्यादा डिफरेंट अंदाज में, वो आर्टिस्टिक लिबर्टी इस्तेमाल किए करते हुए यूज़ किया है कि वो थोड़ी सी शक्ल उसकी चेंज लग रही है, लेकिन है ये वही कि गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। लेकिन इस पूरी गज़ल में से लिटरली इन्होंने 2 अशार लिए हैं। सो एक शुरू का शेर है और एक सेकंड लास्ट शेर है। सो और फिर ये गजब किया की रेपुटेशन है, बट ये इससे पहले मेहदी हसन साहब ने भी गाई हुई है बाय द वे, और कुछ और गुलकारों सुन लेना टाइम बिल्कुल। अच्छा, एंड ओनली अली सेठी कुड हैव डन इट, मतलब टू ब्रिंग इट इनटू द प्रेजेंट। और खासतौर पे इस किस्म की शायरी को आप गजल नुमा एक्सपेक्ट करते हैं, but this is a dark rock kind of a beat, very different vibe to अच्छे लग रहे हैं। It will grow on us। आज से 2023 की पहली पोलियो से हिफाजती कतरे पिलाने की मुहिम भी शुरू हो रही है। और अगर अभी तक आप नहीं डलवा रहे थे कतरे, अपने बच्चों को नहीं पिलवा रहे थे, तो अब इस साल सब बदल दें प्लीज। We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.